नितिन कॉल कट करके अपने कैंप में सोने के लिए चला जाता है। मसूरी एक आलीशान घर, जहाँ की खूबसूरती का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता था। बाहर से जितना डरावना, अंदर से ही उतना ही डरावना और खूबसूरत। वहाँ के कमरे से लगातार एक लड़की की सिसकियाँ गूंज रही थीं। वह लड़की हाँफते हुए कहती है, अभिनय प्लीज स्टॉप इट, मुझे दर्द हो रहा है। अभिनय हाँफते हुए कहता है, फ्री में नहीं लाया हूँ, पैसे दिए हैं और सर्टिफाइड नहीं कर सकती हो तो हाँ क्यों कहा पहले, हाँ बताओ चीनी। चीनी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कहा था करने के लिए, पति बनने के लिए नहीं। 8 बजे से लगे हो, 11 बज गए हैं। इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो? अभिनय हंसते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे मतलब नहीं होना चाहिए, बस मेरे साथ सोने से मतलब होना चाहिए बस। और मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर रहा हूँ ना? चीनी कहती है, इसे सेटिस्फाई नहीं कहते हैं, इसे तो जान लेना कहते हैं। मेरी जगह की तो वाट लगा कर रख दी है। तो अभिनय कहता है, शट अप, और उसे किस करता है और फिर अपनी रफ्तार बढ़ा देता है। चीनी खुद से कहती है, हे भगवान, क्यों शैतान से मैंने पैसे लिए हैं? यह तो मेरी जान के पीछे पड़ा है। कोई आओ मुझे बचा लो, वरना आज मैं मर ही जाऊंगी। लेकिन शायद भगवान उसके ऊपर मेहरबान था। उस कमरे का डोर नॉक होता है तो चीनी खुश हो जाती है और अभिनय से कहती है, अभिनय दरवाजे पर कोई है? अभिनय कहता है, अभी 1 घंटे बाकी हैं। तब चीनी कहती है, फिर कभी? तो अभिनय कहता है, नहीं अभी, मतलब अभी। तभी डोर पर फिर से नॉक होता है। अभिनय चिल्लाते हुए कहता है, कौन है? एक डरा देने वाली आवाज़ बाहर से आती है। तेरा बाप हूँ अभिनय की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह कहता है, वेद मैं आ रहा हूँ, और चीनी के ऊपर से उड़ता है और अपने कपड़े पहनते हुए वहाँ से जाने लगता है। क्या हुआ अभिनय? चीनी हंसते हुए कहती है, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, जाओ अब। चीनी कहती है, ठीक है, लेकिन बचे हुए पैसे वापस नहीं करूँगी। अभिनय उसे घूर के देखता है और कहता है, रख लो, और तुरंत उस कमरे से निकल जाता है। स्टडी रूम, वहाँ पर 4 लोग मौजूद थे। अभिनव दौड़ते हुए आता है और वेद के सामने खड़ा हो जाता है। वेद उसे घूर के देखता है और फिर कहता है, तुम्हारे कमरे के बाहर तक आवाज़ें आ रही थीं। क्या तुम फिर से लड़की लेकर आए थे या तुमने उसे मार डाला? अभिनय उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, यार तू हमेशा मुझे गलत ही क्यों समझता है? मेरी भी अपनी ज़रूरतें हैं। अगर कुछ नहीं करूँगा तो बिना मतलब का हर जगह टपकता फिरेगा, और लोगों के सामने देखा है ना कैसे हो जाता है मेरा पेट। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या क्या भर के रखा है मैंने, इसलिए उसे लेकर आया था। मैंने मारा नहीं है, उसे पैसे से लाया था और चली गई तेरे कारण। अभी 1 घंटे बाकी थे मेरे। वीर कहता है, तो मैं चला जाऊं क्या तेरे 1 घंटे के लिए? अभिनय उसे घूर के देखता है और फिर कहता है, तू चुप रह समझा? वेद चुपचाप बैठा उन सब का तमाशा देख रहा था। वह जोर से गुर्राते हुए कहता है, तुम सभी किसी काम के नहीं हो।
एक ने उस लड़की को छोड़ दिया और दूसरा लड़कियों के साथ सोते फिरता है। लगता है तुम सबको पता नहीं कि हम लोग यहाँ आए क्यों थे। शौर्य कहता है, सॉरी ब्रो। वेद कहता है, क्या वह काम हो गया जिसके लिए मैंने तुम्हें कहा था शौर्य? शौर्य कहता है, हाँ, मैंने उस लड़की के पीछे अपने कुछ जासूस लगा दिए थे और उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चला है कि वह होश में आते ही हमारे बारे में उन सबको बता चुकी है। क्या करना है उसके साथ? वेद एक गहरी सांस लेता है और कहता है, उठा लो उसे सौर। हाँ। मैं सिर हिलाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। अभिनव, जिसके दिमाग में हमेशा कुछ और ही चलता रहता है, वह वेद की तरफ देख कर कहता है, क्या वह खूबसूरत है या तुम उसके साथ सोना चाहता है? वेद उसे अपनी पीली आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, यह सब फालतू काम तुम जैसे डॉग को सूट करता है, मुझ पर नहीं। और अगर वह लड़की प्रेग्नेंट हो तो उसकी जिम्मेदारी तुम लोगे। अभिनव हकलाते हुए कहता है, नाना नहीं, मैंने उसे मेडिसिन खाने को बोलना भूल गया। फिर जल्दी से कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, वह प्रेग्नेंट नहीं होगी, मैंने कंडोम यूज किया था। वेद कहता है, पैकिंग करो, हम दिल्ली जा रहे हैं। तो अभिनय कहता है, लेकिन डैड ने तो नहीं कहा कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। वेद उसकी तरफ देख कर कहता है, ये मेरी मर्जी है कि हम लोग कब जाएंगे और कब नहीं जाएंगे। मेरा जितना भी सब्र था वह सब टूट चुका है। 3 साल की उम्र से माँ बाप से दूर हैं, 4 साल से यहाँ पड़ा हुआ हूँ। अब मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ और तुम सभी भी जा रहे हो। इट्स माई फाइन डिसीजन नल। और अंकल से कह देना कि मैं उनके रिस्पेक्ट करता हूँ। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वीर एक गहरी सांस लेता है और अभिनव की तरफ देख कर कहता है, वैसे तू तेरे डैड को तरह है ना, पिया बुआ से तेरी तरह वाइट बिहेव करता है, लेकिन अब देखना है कितना प्यार करते हैं। वह अभिनव उसकी तरफ देखता है और कहता है, तू अपना मुंह बंद करा कर हंस, बहुत अच्छा है, समझा? वीर कहता है, तू फिर से अपने डैड का नाम ले रहा है। अगर उन्हें पता चला तो इस बार पता नहीं वह क्या करेंगे। अभिनय कहता है, तू तो बड़ा शरीफ निकला। वीर कहता है, मतलब मैं समझा नहीं। तब अभिनय कहता है, मैंने सुना तूने उस लड़की को वापस उसके कैंप तक छोड़ने गया था। कहीं बीच रास्ते में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना तूने? वीर उसे घूर कर देखता है और कहता है, तेरी तरह नहीं, समझा? बिना मर्जी के किसी को नहीं छूता मैं। और एक बात, वह बच्ची है यार, कितनी प्यारी थी। उसकी वह काली गहरी आंखें, उसका डरा हुआ चेहरा और उसका वह दूध जैसा गोरा बदन। वो लगभग 23 साल की थी। वीर अभिनव की तरफ देखते हुए कहता है, यह सब छोड़, जहाँ तक मुझे पता है तू तो कभी कंडोम यूज नहीं करता, तो तूने वेद से सामने झूठ क्यों कहा? अभिनव कहता है, मानना है क्या मुझे? और वह वैसे भी वह लड़की के बहुत सारे कस्टमर हैं और वह पिल्स तो ले ही लेगी। लेकिन कोई नहीं, मैं उसे कॉल करके बोल दूँगा कि वह दवाई ले ले। अगर नहीं लेगी और प्रेग्नेंट हुई तो वह जाने, मैंने पैसे दे दिए थे। तो उसे वीर कहता है, वैसे कितने पैसे दिए थे तूने उसे? अभिनय नज़रें चुराते हुए कहता है, मैं उसे 5 घंटे के लिए लाया था
5 लाख दिए थे। वीर उसकी तरफ देखकर हैरानी से कहता है, क्या 5 लाख? अबे हम लोग इतने अच्छे दिखते हैं कि सारी लड़कियां हमारे आगे पीछे घूमती हैं, तुझे पता है ना। जब हम वेगास में थे तब सभी वहाँ की लड़कियां हमारे साथ सोने के लिए मरी जाती थी, और तू 5 लाख में एक लड़की को लेकर आ रहा है। अभिनय कहता है, तो क्या करूं, और वैसे भी तुझे तो पता है ना हम लोग कौन हैं, और देखना यह मेरी पर्पल आंखें कितनी अच्छी लगती हैं। वीर कहता है, तुझसे बात करना बेकार है, अब मैं चलता हूँ अपने लिए शिकार खोजने। यह कर वह वोल्फ बन के जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल, सुबह का वक्त। सभी दोस्त अपना अपना कैंप को समेट रहे थे, क्योंकि सभी दिल्ली वापस आने के लिए निकल रहे थे। अवनी मुंह लटकाए हुए बैठी हुई थी, क्योंकि उसे जाने का मन नहीं था। नितिन कहता है, फिर कभी चलेंगे ना, चलो अभी। यह कहकर वह उसे अपनी गोद में उठाता है और गाड़ी में बैठा देता है। सभी दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। इधर वेद, शौर्यवीर, अभिनय और मिनल वहाँ पांचों भी दिल्ली के लिए निकल चुके थे। वेद का अपना खुद का एक प्राइवेट जेट था। वीर उसकी तरफ देख कर कहता है कि हम सब कॉलेज अटेंड करेंगे। वेद उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है, मेरे मास्टर्स बाकी हैं, सोच रहा था दिल्ली में कर लूं या फिर ऑफिस ज्वाइन कर लेता हूं। अभिनय वेद से कहता है, वैसे वेद भाई मैं एक सवाल पूछूं? वेद उसकी तरफ देखता है और कहता है, नहीं। अभिनय उसकी बात को इग्नोर कर कहता है, हम सभी तो बॉयज हॉस्टल में पढ़े हैं ना, तो हम दोनों को लड़कियों से बात करना तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आप तीनों को लड़कियों से बात करना बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप तीनों कैसे करोगे? वेद उसकी तरफ देखकर सरकास्टिक स्माइल करता है और कहता है, मेरी शक्ल पर तुझे बेवकूफ़ लिखा है। तुम लोगों की तरह मैं हवस का पुजारी नहीं हूँ, लेकिन एक बात है, जो लड़की मुझे पसंद आ जाए वह मेरे बेड तक आ ही जाती है, प्यार से हो चाहे ज़बरदस्ती। और सब लोग बकवास बंद करो और चलो। यह कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और पुरानी यादों में खो जाता है। दिल्ली, आहान का घर। आहान पूरे घर वालों के सामने बैठा हुआ था। वेदांश, शौर्य भी 3 साल के हो चुके थे। पिया का भी 1-2 साल का बेटा था, जिसका नाम उन दोनों ने मिलकर अभिनय रखा था। पारुल और विवेक का बेटा मिलन, वह भी 2.5 साल का था। वह वहाँ पर बैठे हुए थे। वेद हमेशा की तरह चुपचाप और सबको घूरते हुए बैठा था। आहान वेद को अपनी गोद में लेता है और सबकी तरफ देख कर कहता है, मैंने और सना ने एक फैसला लिया है। सब उसकी तरफ देखते हैं। डेनियल कहता है, क्या बात है आहान? जो बोलना है खुलकर बोलो। आहान कहता है, हम 5 बच्चों को वेगास भेज रहे हैं। वहाँ पर यह अपनी सभी स्टडीज पूरी करेंगे, और जब तक हम ना चाहें तब तक यह वापस नहीं आएंगे। आहान वेदांश की तरफ देखता है। आहान उसे देखते हुए कहता है, तुम समझ रहे हो ना बेबी, तुम्हें मैंने सब चीज़ें समझा चुकी हैं, तुम्हें क्या करना है। वेदांश आहान को देखते हुए कहता है, ओके डैड। आहान कहता है, वहाँ पर मैंने तुम सभी के रहने का इंतज़ाम कर दिया है।
तुम्हें वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें हर एक चीज़ वहाँ पर सिखाया जाएगा और तुम पाँचों अपनी असलियत कभी नहीं भूलोगे और ना ही अपने असली रूप में आओगे। अपने गुस्से को कंट्रोल करना। और वेदांश, तुम्हें मैं अभी से समझा रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सना आहान के पास जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धमकी देने की? तुम्हें पता है ना, मेरा बेटा बहुत समझदार है और ऐसी कैसी गलती नहीं करेगा। आहान सना की तरफ देखता है और फिर वेदांश को देखकर कहता है, तुम्हारी माँ बोल रही है इसलिए यकीन कर लेता हूँ, वरना तुम्हारे लक्षण देखकर तो नहीं लगता कि 3 साल होने और 23 साल के आदमी की तरह तुम बिहेव करते हो। वेद आहान को देखकर साइकियाट्रिस्ट स्माइल करता है और कहता है, क्यों डैड, आपको जलन होती है कि लड़कियां मुझ पर ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं? आपको छोड़कर? उसकी बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरानी से उसे देखते हैं। तो आहान कहता है, उल्लू के पट्टे, तेरा ही बाप हूँ, लड़कियाँ मरती हैं मुझ पर। अभी भी वेदांत से गहरी सांस लेता है और कहता है, कम ऑन डैड, छोटा हूँ लेकिन बहुत समझदार हूँ मैं, और देखिएगा एक दिन मैं इतना बड़ा मुकाम तय करूँगा कि पूरी दुनिया सिर्फ मेरे नाम से कांप उठेगी। झुकेंगे सब मेरे सामने, जैसे अभी आपके सामने झुकते हैं। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं। तो आहान कहता है, कल तुम सब यहाँ से निकल रहे हो, ओके, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर वह अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह सभी बच्चे वेगास के लिए निकल जाते हैं। तो उन्हें छोड़ने के लिए उनके सभी पेरेंट्स भी एयरपोर्ट आए हुए थे। सभी उन्हें गले लगाते हैं और उन सबको अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वेगास के लिए भेज देते हैं। अचानक वेद की नींद खुलती है और वह अपने ख्यालों से बाहर आता है। वह देखता है कि अभिनय उसे जगा रहा था। वेद उसे देखकर कहता है, हम लोग पहुंच गए क्या? अभिनय कहता है, अपनों सपनों की रानी को अपने सपने में ही रख और चल यहाँ से, या फिर कोई फ्लाइट अटेंडेंट को बुला दूँ तेरे साथ एंजॉय करने के लिए। वेद उसे घूर के देखता है और कहता है, अपना मुंह बंद रख। यह कहकर वो फ्लाइट से बाहर आ जाता है। तभी एक एयर हॉस्टेस अभिनय से कहती है, यू आर लुकिंग सो हॉट सर। अभिनय उसे देखकर मुस्कुराता है और अपने पॉकेट से कार्ड निकालकर उसे देते हुए कहता है, यू क्लॉजी एवरी टाइम। यह कहकर उसके चिक्स पर किस करता है और वहाँ से निकल जाता है। जब वह पांचों फ्लाइट से बाहर आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर 3 गाड़ियाँ पहले से ही हैं, जिनमें से 2 में बॉडीगार्ड्स बैठे हुए हैं और एक जो एसयूवी थी वह इनके लिए थी। वह पांचों जाकर उसमें ही बैठ जाते हैं। वेद अपने लैपटॉप को निकालता है और उसमें अपनी कंपनी के शेयर्स चेक करने लगता है। फिर शौर्य की तरफ देखकर कहता है, कुछ पता चला उस लड़की के बारे में? शौर्य कहता है, हाँ पता चला है ना, उसका नाम अवनी सचदेवा है और एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसे अनाथालय से गोद लिया गया था क्योंकि बचपन में ही उसके माँ बाप मर चुके थे। लेकिन उसे इस बारे में पता नहीं है
क्योंकि वो उस समय से 1 साल की थी। इसलिए वह मिस्टर नरेश सचदेवा को बाप और उसकी वाइफ गौरी सचदेवा को अपनी माँ मानती है। देव कहता है, 1 मिनट, कौन नरेश सचदेवा? शौर्य कहता है, वही जिसने डैड और अंकल पर जानलेवा हमला किया, जिसके कारण हमने तुम्हारे भाई और मेरी बहन को खोया था। वेद शौर्य की तरफ देखकर कहता है, मुझे वो लड़की चाहिए। उसके कहने पर शौर्य हाँ में सिर हिला देता है। कुछ देर के बाद वो सभी राठौर मेंशन पहुंच जाते हैं। जब वेद और वह चारों घर के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ हॉल में सना बैठी हुई थी। जैसे ही सना की नज़र वेदांश पर जाती है तो वह दौड़ते हुए उसके पास जाती हैं और उसके गले लग जाती हैं। वेदांश एक हाथ से उसकी पीठ को सहलाता है और कहता है, माँ। सना नम आँखों से उसे देखती है और कहती हैं, कितनी बार कहा था मैंने तुम्हें कि तुम आ जाओ, लेकिन तुम नहीं आए। वे कार से मसूरी चले गए। ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें पता है ना हमें कितनी ज़रूरत थी उस समय तुम्हारी। वेदांश कहता है, आप लोगों ने ही तो कहा था पावरफुल बनकर आना, इसलिए नहीं आया। अब आया हूँ ना सबसे हिसाब बराबर करने। मैं थक गया हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। यह कहकर वह अपने कमरे में चला जाता है। बाकी सभी एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और सना की तरफ देखते हुए कहते हैं, आंटी हम सब भी अपने घर जा रहे हैं। यह कहकर तीनों वहाँ से चले जाते हैं और मिलन अपने कमरे की तरफ चला जाता है। सना बेचारा सा मुंह बनाकर सबकी तरफ देखती है और उस घर को देखते हुए कहती है, कितनी अकेली हो गई हूँ मैं। तभी यहाँ पीछे से उसे गले लगाते हुए कहता है, कैसे अकेली हो गई हो, मुझे भी बताओ। सना उसकी तरफ पलटती है और उसके पेट पर मारते हुए कहती है, सब तुम्हारे कारण हुआ है। अगर मेरे बेटे को वहाँ नहीं भेजते तो वह इतना निर्दयी नहीं होता। उसे तमीज़ भी नहीं है लड़कियों से बात करने का। कम से कम माँ से तो बात करता अच्छे से, लेकिन नहीं, वह तो तुम्हारे से भी ज़्यादा बदतमीज़ है। आहान कहता है, शर्म नहीं आती पति को मारते हुए? और एक बात, मैंने उसकी भलाई के लिए उसे वहाँ भेजा था और मुझे क्या पता था कि वह ऐसा बनकर आएगा। मुझे ना उसे गर्ल्स एंड बॉयज़ कम्युनिकेशन हॉस्टल में डालना था। उसे लड़कियों की ज़रा भी इज्जत नहीं है। पता नहीं कैसे रहेगा ये लड़का। मेरी प्यारी बीबी, गुस्सा मत हो और जाओ, क्योंकि कॉल आया था। तुम्हें तो बड़ा मॉडलिंग का शौक़ है ना। आज तुम्हारा लाइव इंटरव्यू है जिसके लिए कॉल आया था। सना अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा मैं चलती हूँ। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है और आहान वेद के कमरे की ओर चला जाता है। आहान वेद यानी वेदांत के कमरे के पास पहुँचता है तो देखता है उसका कमरा आधा खुला हुआ था। वह अंदर जाता है तो देखता है वेद अपने लैपटॉप पर लगा हुआ था। आहान कहता है, और मेरे शेर, कैसे कैसे रहा तुम्हारा शिकार? उसके कहने पर वेद आहान को अपनी गहरी आँखों से देखता है और कहता है, मैंने उसकी बेटी को अपने पास रखने का डिसीजन लिया है। वह तड़पेगा पल पल, जैसे मैं तड़पा था डैड। अपने
अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर लिया है और एक बार मैं रेड और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन अपने इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता दोनों एक साथ मिले। जिस नाम से मेरी हेल इंस्टीट्यूट चल रही है उसी नाम से वह चलेगी। आहान कहता है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं भी सोच रहा था कि तुम्हें वहाँ का सीईओ बना ही दूँ। वैसे मिलन कहाँ चला गया? देव उसकी तरफ देख कर कहता है, मेरी तरह सन्यासी नहीं है वह। चारों जो एक ही लड़की के साथ रहेंगे गए होंगे अपने लिए तलाशने। आहान तरफ देखता है और कहता है, तुम हमेशा उसे गलत ही क्यों समझते रहते हो? वेद कहता है, मैं गलत किसी को नहीं समझता डैड, बस मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। मैं सिर्फ अपने आप से मतलब रखता हूँ, दुनिया से नहीं। ओके, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ आप सबको बताने आया था कि मैं वापस आ गया हूँ। मैं वापस जा रहा हूँ अपने हेल में। यह कहकर वह चला जाता है। आहान उसे देखकर एक गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है, इतना बदल जाएगा यह नहीं पता था, वरना भेजता ही नहीं तुझे हेल में। जब वेदांश वहाँ आता है तो देखता है वह जगह पूरे तरीके से अंधेरे से लिपटी हुई थी। सिर्फ पीले रंग की एक डिम लाइट उसके कमरे में जल रही थी। बाकी हर जगह मोमबत्तियाँ और पीली लाइट लगी हुई थी। उसका घर ब्राउन और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में सजा हुआ था। वह सच में एक खेल ही था, नर्क की तरह। जब वह अपने कमरे में देखता है तो एक लड़की वहाँ पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और वह चल के बेड के पास जाता है, फिर जोर से चिल्लाता है, डैड। उसकी यह बात सुनकर वहाँ पर एक आदमी दौड़ते हुए आता है और कहता है, यहाँ यह क्या कर रही है? बैंड हकलाते हुए कहता है, मास्टर सॉरी। और वो शौर्य सर ने इसे यहाँ भिजवाया है, तो मैंने इसे आपके कमरे में रख दिया। वेद कहता है, इसे उठाकर फेंको यहाँ से। आइंदा से अगर मेरे कमरे में कोई भी नज़र आया तो मैं तुम्हें ज्वालामुखी में भिजवा दूँगा। उसकी बात सुनकर बैंड डरते हुए उस लड़की को अपनी गोद में उठाता है और फिर वहाँ से चला जाता है।